नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 हरियाणा में। आपके साथ मैं हूं साक्षी और आज हमारे साथ जुड़ गए इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने किसानों के लिए विधायक पत्र से इस्तीफा दे दिया था। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सर, हरियाणा में आपने पहले विधायक हैं जिन्होंने किसानों के लिए इस्तीफा दे दिया। आपने कहा था आपके साथ और भी विधायक होंगे जो इस्तीफा देंगे, बट अभी तक किसी ने दिया नहीं। मैं हरियाणा का पहला विधायक नहीं, मैं देश का पहला विधायक हूँ जिसने इस किसान इशू के ऊपर अपना रिज़ाइन किया है। मेरा रिज़ाइन कोई इसलिए नहीं था कि मैं कोई रिज़ाइन दे करके कोई अपनी एक पहचान बनाना चाहता हूँ। मेरे रिज़ाइन के कई कारण थे। ये जो किसान आंदोलन जब चला था तो बहुत सारे राजनीतिक दलों के लोगों ने जा कर के आंदोलन को सपोर्ट किया और सपोर्ट करते दफ़ा उन्होंने ये भी कहा खुल करके कि अगर ज़रूरत हुई तो हम सत्ता के साथ साथ शामिल ज़रूर हैं, लेकिन हम सत्ता को छोड़ करके किसान के साथ आकर के खड़े हो जाएंगे। और कई जो बड़बोले थे उन्होंने तो ये भी कह दिया कि अगर कोई रिजाइन भी करना पड़ा तो हम तो रिजाइन करके भी आपके बीच में आ जाएंगे। और वो लगातार ये बातें कह करके कहीं सुर्खियां बटोर रहे थे। मैंने जब हरियाणा की विधानसभा का सेशन हुआ, उस सेशन के अंदर बड़े बारीकी से सारी चीज़ का अध्ययन किया। मैंने उस वक़्त कांग्रेस की जो भूमिका थी उस पर विशेष रूप पे फोकस किया कि कांग्रेस इस इशू पे कहाँ खड़ी है। राहुल गांधी ट्रैक्टर की यात्रा निकाल रहे थे और कहीं ये मैसेज दे रहे थे कि कांग्रेस किसान के साथ। लेकिन ये जो एक्ट बना, ये जो कानून बने, ये कोई अब के ड्राफ्ट हुए नहीं है। इनको ड्राफ्ट किया गया था कांग्रेस के राज में, और कांग्रेस के राज में तब किया गया था जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और हमारे यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के। एक 5 मेंबर्स की कमेटी बनाई थी जिस कमेटी को हेड हुड्डा करता था, और हुड्डा ने ही इस ड्राफ्ट को तैयार करवाया था। तैयार करा के साइन करके और उन्होंने ही सरकार के सामने, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के सामने रखा था कि फैसला आपने करना है, लेकिन हमारी तरफ से ये ड्राफ्ट है। और ये 2012 में टेबल कर दिया गया था लोकसभा में। जब टेबल किया गया था तो मैंने वो डिबेट देखी थी। उसमें कांग्रेस की तरफ से बिल लाया गया। एक डिबेट चल रही थी तो उसमें इस बात को लेकर के चर्चा हुई थी कि KFC की जो कंपनी है, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, जो फूड को पर्टिकुलर फूड वेस्ट कंपनी है, वो यहाँ पे आलू की जो चिप्स बनती है या आलू के जो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनती है, उसके लिए उसको लगाना चाह रहे थे। उन्होंने गुजरात के अंदर कोई ज़मीन, कोई लैंड उसके लिए आइडेंटिफाई करी। गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे आपके मौजूदा हमारे प्रधानमंत्री। उन्होंने लैंड तो खरीद ली, लेकिन जब लाइसेंस के लिए अप्लाई किया तो जो लाइसेंस उनको मिलने वाला था, मुख्यमंत्री होते हुए नरेंद्र मोदी जी ने वो लाइसेंस देने से मना कर दिया और कहा कि भाई हम तो किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के पक्ष में नहीं है वो इस देश में आए। अगर वो आ गई तो हमारा खुदरा बाज़ार जो ख़त्म हो जाएगा। जो छोटे छोटे लोग दुकान करके अपना काम चलाते हैं, फिर ये रेडी वाला कहाँ जाएगा जो चिप्स बना करके बेचता है, कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट है वो बंद हो जाएगा, उसका कारोबार ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने विरोध किया। लोकसभा में भी बीजेपी ने विरोध किया, और विरोध जब कर रहे थे तो उस वक़्त हुड्डा जी का नाम भी आया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम उस वक़्त भी आया और अब भी लोकसभा में आया। उस वक़्त तो यहाँ तक भी हुड्डा ने ऑफ़र करी थी कि हम आपको लैंड देंगे, हम आपको लाइसेंस देंगे। आज कांग्रेस उसका विरोध कर रही है जो इसकी पक्षधर थी। बीजेपी ने
उसी ड्राफ्ट को उठा करके इन दोनों के मैनिफेस्टो अगर आप देखोगे बीजेपी का और कांग्रेस का, दोनों में सेम ये बात लिखी है कि हम ये कानून लागू करेंगे अगर सत्ता में आए तो। और बीजेपी ने इस कोरोना की आड़ में देश के प्रधानमंत्री ने ये सोच करके इन बिलों को लागू किया, उसने जो फैसले लिए लोगों ने विरोध नहीं किया। पहला फैसला हमारे प्रधानमंत्री का था नोटबंदी, जबकि उससे बहुत लोगों के सामने परेशानी आई थी। तब इन्होंने कहा था मुझे 50 दिन दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लोगों ने भरोसा किया, 50 दिन दिए, कुछ ठीक नहीं हुआ। कोई सैकड़ों लोग जो है उस दौरान उस नोटबंदी में लाइन में लगे हुए थे, गर्मियों का टाइम था, हार्ट फेल होकर के मर गए थे। उसके बाद इन्होंने जीएसटी लागू करी, जिस जीएसटी का प्रभाव हर वर्ग के ऊपर पड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित उस जीएसटी में व्यापारी हुआ। उसने भी विरोध नहीं किया, उसने भी कहीं ना कहीं ये मान लिया कि प्रधानमंत्री ने जो फैसला ले लिया हमें इससे विरोध था, कई जगह किया, लेकिन उस विरोध का कोई मायना नहीं रहा। तीसरा, उसके बाद इन्होंने जो गुजरात के अंदर इसको लेकर के पटेल के आरक्षण को लेकर के जो मामला चल रहा था, उसमें लोगों के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे बनाए। जो उस आंदोलन को चलाने वाले लोग थे, चाहे वो नौजवान बच्चे थे, उनके खिलाफ इस तरह के मुकदमे दर्ज किए कि वो जेलों में चले गए और वो आंदोलन ख़त्म हो गए। मराठा का आंदोलन ख़त्म किया, इनका किया, जाट आरक्षण का किया। अब इन्होंने ये सोच लिया था कि हमने 370 हटाई, किसी ने विरोध नहीं किया, तो 370 का असर जो है देश पे नहीं था कहीं। 370 का मतलब तो कश्मीर था, जम्मू भी नहीं था। कश्मीर के व्यक्तियों को आपने जेलों में बंद कर दिया, वहाँ आपने कर्फ्यू लगा दिया, 7-8 महीने तक कोई आदमी घर से बाहर नहीं निकला, तो कौन आदमी विरोध करेगा। आज भी वहाँ तो इस तरह के हालात हैं कि कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता। जब इन्होंने देखा भी यहाँ कहीं विरोध नहीं हुआ, तो ये बिल भी अगर हम लाएंगे तो विरोध नहीं होगा। लेकिन आज पछतावा है इस बात का सरकार को कि भी हमसे गलती होगी। अब उस गलती को मानना चाहिए और गलती को मान करके स्वीकार करके इन तीनों बिलों को ख़त्म करना चाहिए और एमएसपी का नया एक एक्ट ला करके, नया बिल ला करके इसको एमएसपी को कानूनन रूप देना चाहिए। उसमें भी ये होना चाहिए एमएसपी में कि जैसे महंगाई बढ़ेगी एमएसपी भी उसी तरह से हर साल बढ़ा करके देनी पड़ेगी, उसमें ये चीज़ शामिल हो। अब किसान की डिमांड इसी बात को लेकर के है। जहाँ तक कांग्रेस एक सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आपने कहा कि विरोध अभी तक नहीं किया। सीए एनआरसी आया जिस पे काफ़ी विरोध भारत में हुआ, और अब सीए एनआरसी आया था, उस पे काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन उसे भी वापस नहीं लिया सरकार ने, अभी तक चल रहा है। कोरोना की वजह से लोगों को घर बिठा दिया गया। अब किसान आंदोलन आ रहा है कि कैसे देखते हैं इसको? अभी तक सरकार ने तो कह दिया है कि 2 साल के लिए रोक लगा देते हैं, या फिर और हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। आपको लगता है कि अब कुछ सोल्यूशन निकलेगा? शाहीन बाग में जो आंदोलन चला था, आप उसकी बात कर रही हो। उस आंदोलन को भी इन्होंने बदनाम किया, उसको भी ख़त्म करने के लिए उसको ये कहा गया कि इसमें तो अलगामवादी आकर के बैठ गए, इसमें तो देश विरोधी जो वो बैठ गए, और उसको इसी तरीके से कोई कोरोना की वजह से वो आंदोलन नहीं ख़त्म हुआ। उस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए बीजेपी ने षड्यंत्र रचा, और जो लोग उनके बीच में बैठ कर के आंदोलन चला रहे थे उन्हीं को तोड़ लिया, और उन्हीं की वजह से आंदोलन वो ख़त्म हुआ था। इसके लिए कोई ये कहे कि आपके कोरोना की वजह से कोई आंदोलन ख़त्म हो गया था, तो मैं नहीं मानता इस बात को, क्योंकि आंदोलन करने वाले सब उठ करके चले गए थे कहीं, चाहे वो बीके हों, चाहे वो डरे हों, चाहे कोई और इसका रीज़न रहा हो, ये इसी वजह से हुआ था। ये जो आंदोलन है किसानों वाला, इस आंदोलन को भी इन्होंने बहुत तोड़ने की कोशिश करी। 26 जनवरी का प्रयास, 27 का, 28 का, तीनों दिन बहुत ओछे तरीके से इसको ख़त्म करवाने की कोशिश करी। यहाँ भी खालिस्तान का नारा दिया गया, यहाँ पे भी
अलगाववाद की बात कही गई, यहाँ भी राष्ट्र विरोध की बात करी गई। लेकिन आप जैसे कैमरे वाले लोग थे वहाँ पे, जिन्होंने उन लोगों के चेहरे को कैद कर लिया जो आरएसएस से जुड़े हुए थे, जिनका संबंध देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर से था। जब वो सारी चीज़ें सामने आई तो फिर लोगों को जिस चीज़ को लेकर के एक भय पैदा किया गया था, डर पैदा किया गया 26 तारीख को, वो ख़त्म हो गया कि ये तो बीजेपी करा रही है। उल्टा सबको ये समझ में आ गई कि भारतीय जनता पार्टी जो है, आरएसएस जो है, वो मिलकर के इस आंदोलन को तोड़ना चाहती है। इस आंदोलन का नहीं टूटने का एक सबसे बड़ा कारण ये है, किसान कभी इस बात के लिए सड़कों पे आकर के नहीं बैठता। जब किसान के सर के ऊपर से पानी निकलता है तब वो अपना घर बार खेत बच्चे सब छोड़ देता है। आज जो किसान के सामने दिक्कत है वो यही है। किसान कोई इनसे मांग थोड़ा ही रहा था अभी हमें कोई कानून बना करके, तो किसने बनाए कानून, क्यों बनाए कानून, क्या ज़रूरत थी। आप जैसे लोग जो हैं वो भी दुखी हो जाएंगे इससे, ये भी मान के चलो। कल को जब सब कुछ गोदामों में भर जाएगा, आज भी आप एक काम करो, आपको आज ही एहसास हो जाएगा कि ये कानून कितना खतरनाक है। मेरे खेत के अंदर जो गेहूँ पैदा होती है वो बिकती है 1950 रुपये। आज गेहूँ का भाव है 1600 रुपये बाज़ार में। आप किसी स्टोर पे जाओ, अगर कोई अडानी की पैकिंग है तो 70 रुपये से कम नहीं मिलेगी आपको 1 kg जो है। अगर बाबा रामदेव की है तो उसकी भी इतने की मिलेगी। और अगर रिलायंस का कोई स्टोर है उसमें जाओगे तो उसमें भी ये रेट मिलेगा। जो 16 रुपये किलो वाली चीज़ आज वो 70 रुपये किलो मिल रही है। आप 16 रुपये में लेना चाहोगे, 70 रुपये में लेना चाहोगे? 16 में लेना चाहोगे ना। तो फिर अगर स्टोर में चलेगा सब कुछ तो स्टोर में से बाहर निकलेगी तो महंगी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। विरोध इसी बात का कर रहे हैं लोग कि भाई आप हमारे से सस्ते में खरीद करके आप उसको मार्केट में महंगे में बेचना चाहते हो, ये कैसे संभव है। अभी आपको ताज़ा उदाहरण बता देता हूँ। आपने इन दिनों में फल फ्रूट खरीदे होंगे। हमारे खेत में जो किन्नू होता है हमें मिलता है 5.5 और 6 रुपया किलो खेत के अंदर, जिसको हम आगे देते हैं। वो मंडी में जा कर के बिकता है तब भी उसका रेट 6.5-7 रुपये किलो लगता है। लेकिन जब वहाँ से रेडी पे रख करके बाहर निकलता है तो उसका रेट 20 रुपये किलो हो जाता है। और जब वो आपके दिल्ली के खान मार्केट में जाता है तो उस 5 रुपये वाली की कीमत जो है 125 रुपये किलो हो जाती है। आप चाहते हो क्या भी ये सब सिस्टम चले? सरकार को करना ये चाहिए कि जगह जगह के ऊपर गवर्नमेंट जैसे दूध के, जैसे मिल्क के जो लगा रखे हैं, कहीं आपके गुजरात का एक अमूल दूध आता है उसके वो दुकानें लगा रखी है जिसको हम आउटलेट कह देते हैं, उस तरह के बूथ आउटलेट जो है किसान के खेत में पैदा होने वाली सब्जियां फ्रूट जो चीज़ें हैं उनके बूथ सरकार के होने चाहिए। और उनके बूथ के ऊपर जो उससे खरीद करके ला करके सीधा उस किसान को भी रेट ठीक मिले और उपभोक्ता को लेने वाले को भी सस्ता मिले, उस मार्केट को खड़ा करना चाहिए, ना कि उस मार्केट को ख़त्म करके ऐसी मार्केट खड़ी कर दी जाए जो लोगों को लूटना शुरू कर दे। आज की डेट में तो लूट ही रहे हैं सब लोग, इस चीज़ का विरोध है। आपने वो दे दिया इस्तीफ़ा, बाई इलेक्शंस होंगे, आप लड़ेंगे या फिर आपके फैमिली से कोई लड़ेगा? अगर आप ही लड़ेंगे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ आपके इस्तीफ़ा देने का? ना तो मैंने जब रिज़ाइन किया उस दिन ये बात कही थी कि भी मैं लड़ूंगा। मुझे आप जैसे साथियों ने रिज़ाइन देने के बाद पूछा था कि अब जब बाई इलेक्शन होगा तो इलेक्शन कौन लड़ेगा। मैंने उनसे ये कहा था कि ये फैसला उस हल्के के लोग करेंगे, जनता करेगी, मतदाता करेगा। ये फैसला ना मेरा, ना आपका, न मेरी पार्टी का। आप कहते हो मेरे इस्तीफे से फ़र्क क्या पड़ा? कांग्रेस के लोग जो है टोल पे खड़े होकर भाषण देते थे,
हम किसान के साथ हैं। आज भी किसान पंचायतें करते हैं। जिन्होंने ये बिल बनवाए वो कहते हैं हम किसान के साथ ही हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान की खड़ी फसल उजाड़ करके यहाँ पे अंबानी को हजारों एकड़ ज़मीन दिलवाई थी झज्जर के आसपास। और हमारे यहाँ जो पावर प्लांट चल रहे थे जिससे हमें सब्सिडी पे बिजली मिलती थी, सस्ती मिलती थी, वो बंद किए और अडानी के पावर प्लांट से महंगी बिजली लेकर के हरियाणा के किसान को और आम उपभोक्ता को महंगी बिजली दी थी। ये तो शुरू दिन से अंबानी अडानी के साथ थे। कांग्रेस तो हमेशा ही पूंजीपति की पार्टी रही और बीजेपी पे तो लेबल है सीधा सीधा कि ये तो व्यापारी की पार्टी है। मेरे इस्तीफे से जो फ़र्क पड़ा है वो ये पड़ा है कि जो इस किस्म के लोग थे जो आज भी कहीं लोगों को बरगला रहे थे, उनकी दुकान बंद होगी। अब वो किसी बैरियर पे नहीं जा सकते, किसी आपके टोल पे नहीं जा सकते, किसी धरने में शामिल नहीं हो सकते, कहीं किसी बॉर्डर पे नहीं जा सकते। अगर जाते हैं तो लोग सीधा सीधा कहते हैं भी फिर तुम भी इस्तीफ़ा दे दो। वो आगे से ये कहते हैं हमारे एक इस्तीफे से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो वो लोग कहते हैं तुम दो तो श्री इस्तीफ़ा, फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा वो तो समय बताएगा। पर ये रिजाइन नहीं कर सकते बेचारे। ये तो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। ये तो ए और बी टीम है जो इस देश को खाना चाहती है, जो किसान को ख़त्म करना चाहती है। अच्छा, तो सर कहा जा रहा है, बीजेपी के नेता बार बार कह रहे हैं कि आप अपना राजनीतिक करियर ठीक करने के लिए किसानों का साथ दे रहे हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी का नेता है कौन सा, मुझे ये बताओ। बीजेपी पार्टी कहाँ है? बीजेपी कोई पार्टी नहीं इस देश की। बीजेपी को तो आरएसएस चलाता है। आरएसएस जो फैसला आपके आरएसएस के हेडक्वार्टर पे, जो महाराष्ट्र के अंदर इनका नागपुर में है, वहाँ फैसला होता है, वो फैसला करके अपना देश के प्रधानमंत्री को बताते हैं कि हमारा ये फैसला है, और वो आकर के कैबिनेट में उसको लागू करता है। आज तक एक भी कोई फैसला ऐसा जो इस देश में हुआ हो बीजेपी की सरकार में कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुला करके सलाह ली हो, प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट में उस चीज़ को कभी डिस्कस किया हो। प्रधानमंत्री तो कैबिनेट की मीटिंग में आता है और आकर के कहता है कि मैंने एक निर्णय लिया है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे निर्णय से सहमत होंगे। उसी के 10-5 लोग ऐसे बैठे होते हैं जो दूसरे किसी मेंबर को बोलने भी नहीं देते, और वही अपना कह देते हैं सर जो आप फैसला लेके आए हमें मंजूर है, और वो सुना करके फैसला चला जाता है। नोटबंदी हुई थी, हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर को भी नहीं पता था, उन्होंने तो कहा था भी मेरी जानकारी में नहीं है। जीएसटी लागू हुई थी, आप बता दो देश के किसी एक नागरिक को कानो कान भी खबर थी। ये जो आपके 3 काले कानून बने, किसी को भी पता था, तोमर को भी नहीं पता था कि कोई इस तरह के कानून लागू हो रहे। ये सब फैसले बीजेपी नहीं कर सकती। बीजेपी है ही नहीं। बीजेपी तो एक मतलब उनकी आगे एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है। सरकार तो आज की तारीख में भी बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, चाहे वो किसी स्टेट में है चाहे वो सेंटर में है, उसको चलाने वाला सिर्फ आरएसएस है और कोई दूसरा नहीं है। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल, आप कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस मिलके देश को खा रही है, तो आपको क्या लगता है बीजेपी नहीं कांग्रेस नहीं, देश को कौन चलाए फिर? देश किसान का है, और इस देश के अंदर जो वोट मांग करके आते हैं वो पहले किसान की बात करते हैं। क्या बीजेपी और कांग्रेस ही देश चला सकती है? इस देश में और कोई हुकूमत बनी नहीं थी। नहीं, क्यों? इससे पहले भी बहुत पार्टियां बनी हैं। बीजेपी का तो खाता ही नहीं था इस देश में। यहाँ तो जनता दल की राज भी रहा है, यहाँ जनता पार्टी का भी राज रहा है, यहाँ लंबे समय तक कांग्रेस ने भी राज किया है। इनके तो 2 आया करते थे, पहले 2 आते थे, अब 2 के 4 हो गए। अब तो नारा ही नया लग गया। राहुल गांधी ने बड़ा अच्छा नारा दिया, हम 2 हमारे 2 के। अब तो अमित शाह और मोदी दोनों देश चलाते हैं, फैसले अडानी और अंबानी कराते हैं। वल्लभ भाई पटेल का जो स्टेडियम था उसका नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी कर दिया गया, एंड को अडानी अंबानी कह दिया गया। तो जो किसान भी कह रहे हैं कि देश को अडानी अंबानी के लिए बेचा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ये एक तरीके से प्रूफ किया है खुद ही बीजेपी ने? आप मुझे एक चीज़ बताओ,
गवर्नमेंट ने कोई भी एक आयोग बना दिया, उस आयोग को, जैसे मान लो कि आपका एक इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड बन गया। बोर्ड बनाया इसलिए ना कि लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, बोर्ड बनाया इसलिए कि उस बोर्ड से जो कमाई हो उससे और ज़्यादा डेवलपमेंट की जाए। इन्होंने तो हर बोर्ड कॉरपोरेशन को सेल कर दिया। आप मुझे बताओ कौन सा बोर्ड कॉरपोरेशन ऐसा बचा है इस देश में जिससे देश को इनकम होती थी, जो आज भी देश उसको चला रहा है। BSNL जो है हमारा बहुत बड़ा एक, समझो कि इतनी बड़ी एक बोर्ड था, एक एजेंसी थी जिसने सारे देश को सर्विस प्रोवाइड करी थी। कहीं पे भी कोई दूसरे टेलीफोन नहीं चलते थे, एयरटेल नहीं चलता था, आइडिया नहीं चलता था, और अलग अलग स्टेटों के जो थे, ऑरेंज था और था, कोई नहीं चलता था। वहाँ BSNL चलता था, पहाड़ के एन शिखर पे ले और लद्दाख पे भी चलता था। उस कंपनी को ख़त्म कर दिया इन्होंने, सिर्फ जियो के लिए। कर दिया कि नहीं कर दिया ख़त्म? जो हमारी अपनी कंपनी, हमारे देश की कंपनी जो हमें सुविधा दे रही थी, जिसका पूरी दुनिया, पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिन्होंने हर गांव में एक्सचेंज खोल दी थी, चाहे वो कोई 20,000 फीट की ऊंचाई थी और चाहे कोई समुद्र के लेवल की जगह थी, हर जगह जो एजेंसी थी उसको ख़त्म कर दिया कि नहीं कर दिया? उसकी जगह जियो का नेटवर्क लिया है और उस जियो ने इस देश को लूटना शुरू कर दिया। तो किसका फ़ायदा कर रही है सरकार? इंडियन ऑयल्स की कंपनी थी, उसको ख़त्म करके रिलायंस को खड़ा कर दिया। क्या मतलब था यहाँ रिलायंस का? रिलायंस कौन सा हमें पेट्रोल सस्ता दे रहा था? जब आपका पेट्रोल और डीजल सस्ता हो रहा था तो रिलायंस तो अपने पंप बंद करके भाग गया था। भाग गया था कि नहीं भाग गया था? रिलायंस पंप बंद करके भागा कि नहीं भागा? आप ये बताओ। तब आपके यहाँ डीजल पेट्रोल सस्ता था, तब भी रिलायंस महंगा बेच रहा था। इसी तरीके से आप हवाई अड्डे जो हैं इतने साल से जो चल रहे थे, इतने साल से जो घाटे में नहीं थे, आपने उन हवाई अड्डों को भी अडानी को सौंप दिया। जो भारतीय रेल दुनिया में सबसे बड़ा रेलवे का नेटवर्क होता था, आपने उसको भी बेच दिया। अब किसान की ज़मीन बची है, इसको भी बेचना चाहते हैं, पर किसान से कोई ज़मीन छीन नहीं सकता। उसके बच्चे को तो कोई छीन सकता है, उसकी ज़मीन को कोई नहीं छीन सकता। ज़मीन तो उसकी माँ है, बच्चे तो और पैदा हो जाएंगे, माँ कहाँ से आएगी?